Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 10th of September 2022. तो गाइज आज है तारीख 10 सितंबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पोलैंड को। क्यों है न्यूज़ में, या आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अभी थोड़ी देर में हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो अच्छे से इसको मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला बोलता है टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, यानी कि जो माल न्यूट्रिशन है यानी कि जो कुपोषण है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना प्रेग्नेंट वेमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के बीच में। दूसरा यहाँ पे बोलता है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वेमेन, यानी कि जो बच्चे हैं एडोलेसेंट गर्ल्स हैं और जो वेमेन हैं इनके अंदर जो एनीमिया है उसके इंसिडेंसेस को कम करना। तीसरा आपको देखने को मिलेगा टू प्रोमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स कोर्स सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस, यानी कि जो अनाज है, मोटा अनाज है, अनपॉलिश्ड राइस हैं, इनके कंजम्पशन को प्रमोट करता है। फिर उसके बाद में एक पॉइंट दिया गया है टू प्रोमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स, या फिर जो पोल्ट्री एग्स या फिर अंडे हैं उसके कंजम्पशन को प्रमोट करने का काम करता है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये बेसिकली 4 पॉइंट्स दिए गए। अब नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, हो सकता है इन 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट आंसर हो सकता है यहाँ पर 2 हो, 3 हो, तो उसके बेसिस पर आपको आंसर देना है। नीचे ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 1, 2 and 3 करेक्ट हैं, ऑप्शन सी बोलता है 1, 2 and 4, या फिर ऑप्शन डी बोलता है 3 and 4। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि आज कैसा सा थंबनेल लगा दिया, लेकिन अगर मैं आप लोग को आज गूगल पर लेकर चलूं और देखो वहाँ पे मैंने सर्च बॉक्स में लिखा है वैम्पायर इन पोलैंड। आप इनफैक्ट वैम्पायर भी टाइप करोगे तो आगे इन पोलैंड करके पूरा टाइटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें मैंने न्यूज़ सेक्शन को ओपन किया है। जब आप लोग न्यूज़ सेक्शन को देखोगे ना तो देखो लगातार 3 दिन से ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। स्केलेटल रिमेन्स ऑफ फीमेल वैम्पायर फाउंड इन पोलैंड, वैसे ही यहाँ पर आप देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, और बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एक तरीके से विदेशी आर्टिकल हो, चाहे इंडिया की फॉरेन न्यूज़ एजेंसी की आर्टिकल हो, इंडिया की न्यूज़ एजेंसी के आर्टिकल्स हों। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं इस पर नेक्स्ट पर भी क्लिक करता हूँ तो अगले पेज पर भी आपको यही न्यूज़ मिलने वाली है, फिर उसके बाद अगले पेज पर भी क्लिक करूँगा तो उस पर भी न्यूज़ मिलने वाली है। हिंदी आर्टिकल्स, इंग्लिश आर्टिकल्स सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कवरेज इनफैक्ट यहाँ पर इसको मिल चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, सोचा आपके साथ में डिस्कस किया जाए, और इसी वजह से पहली चीज़ तो पोलैंड को ज़रूर से मैप में देखना। अब हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। यहाँ पर भी आप देख पाओगे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, मेंशन किया जाता है, बिलीव करो या मत करो लेकिन एक फीमेल वैम्पायर का जो रिमेन है उसका जो स्केलेटल है वो पाया गया है पोलैंड के अंदर, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वो स्केलेटल देखने को मिला है। अब हुआ क्या, मतलब वैम्पायर होता क्या बेसिकली, देखो क्या बोलते हैं हिंदी में वैम्पायर को, शायद पिशाच बोलते हैं, एक बार चेक करना, शायद पिशाच बोलते हैं। चुड़ैल तो विच हो गई, लेकिन वैम्पायर हम लोग पिशाच को ही बोलते हैं। अब इस प्रकार से आप देखोगे ना तो ऐसे डेड बॉडी यहाँ पे एक तरीके से स्केलेटल ऐसा मिला हुआ है, बरी हुआ हुआ,
ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो एक तरीके से एक्सकेवेशन करने वाले हमारे रिसर्चर्स जो खुदाई करते हैं उनको ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब इसको वैम्पायर इसलिए बोला गया क्योंकि इसको जब बरी किया गया है ना तो एक यूनिक तरीके से किया गया है। यूनिक तरीका क्या है, आप यहाँ पर गले पर ये दिख रहे होंगे, गले पे है ये सिकल। सिकल काफ़ी सारी जगह पर इसको हंसियाँ भी बोलते होंगे। तो गले पर इस चीज़ को रखा गया है, बहुत ज़्यादा शार्प है। अब होता क्या है यहाँ पर, इस क्यों रखा गया, मेंशन ये किया जाता है कि देखो अगर ये वापस उठेगा वैम्पायर तो वापस इसका गर्दन कट जाएगा और एक तरीके से वापस इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि बिलीव ये किया जाता है कि ये उठ सकता है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे जब आर्टिकल आप पढ़ोगे ना हिंदुस्तान टाइम्स वाला, उसमें भी मेंशन है कि वैम्पायर को जब पहले बरी किया जाता था तो उस समय उल्टा भी किया जाता था, यानी कि जो मुंह है ना, मुंह वाला हिस्सा वो पीछे कर दिया जाता था ताकि वो उठ ना सके वापस से, क्योंकि बिलीव ये किया जाता है कि वो वापस से उठ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पता नहीं कितना रियल है, लेकिन यहाँ पर फिर भी इसके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं तो ये आपको बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ को लेकर एक डिबेट छूट चुकी है। डिबेट क्या है कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ वैम्पायर ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों का बोलना है कोई ये आम व्यक्ति है, क्योंकि उस समय ना वहाँ पर जहाँ पे पोलैंड लोकेटेड है, पूरा का पूरा जो यूरोप वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न रीजन देखने को मिलेगा, विच हंटिंग बहुत हुआ करती थी एक टाइम पर। तो वही विच हंटिंग का शिकार है, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो एक तरीके से एक डिबेट भी छिड़ी हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कि लोगों ने कोई ज़बरदस्ती वैम्पायर डिक्लेयर कर दिया होगा, टॉर्चर किया होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से बरी कर दिया होगा। बाकी कुछ लोगों का कहना है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो यूएस के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया है, उनका कहना है नहीं ये बिल्कुल एक वैम्पायर ही है। एनीवे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फिलहाल जो लोकेशन बताई है वो ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन के अंदर तो डेफिनेटली पूछी जा सकती है कि अभी रिसेंटली वैम्पायर पाया गया कहाँ पर, वो पोलैंड के अंदर पाया गया। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। अब देखो इस वाले आर्टिकल को कल भी हम लोगों ने बहुत डिटेल से कवर किया था, कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वापस से आई नहीं है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बहुत सारे लोग नए भी होंगे तो उनको मैं बता देता हूँ फिर भी कि एग्जैक्टली क्या है। इंडिया और चाइना के बीच में आपने देखा है जो रिलेशंस ख़राब हुए हैं वो 2020 से हुए हैं। 2020 से लगातार ख़राब होते हुए चले गए, हम लोग 2022 में हैं। 2020 में जून के मंथ में गलवान वैली में भी एक इंसिडेंस होता है, आपको याद होगा। वहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स हैं और जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं दोनों के बीच में हाथापाई भी हो जाती है, हमारे जवान शहीद भी होते हैं, बहुत सारे चाइनीज़ सोल्जर्स ही मारे जाते हैं उस इंसिडेंट के अंदर में। अब उसके बाद से रिलेशन ख़राब होते चले गए लगातार। हम लोगों ने भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए, जो चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं, उनको बैन किया, बहुत सारे कदम उठाए, 5G के अंदर चाइना को इंक्लूड नहीं किया। तो इसकी वजह से रिलेशंस और ज़्यादा डिटोरेट हो गए। अब यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि इसी चक्कर में जो LAC वाला रीजन है, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कल मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था इसके बारे में। जो एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार जो है अक्साई चीन वाला रीजन है। अक्साई चीन वाला रीजन है तो वो इंडिया का हिस्सा, लेकिन चाइना ने उसको कब्जा रखा है। तो इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो जाता है विवाद। तो बेसिकली यहाँ पर बॉर्डर पर इशू चल रहे हैं और उस इशू में हो क्या रहा है कि इधर से इंडियन ट्रूप्स और उधर से चाइनीज़ ट्रूप्स, दोनों सोल्जर्स आमने सामने खड़े हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड ऑफ। आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर स्टैंड ऑफ चल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से यहाँ पर जो सोल्जर्स है वो आपको खड़े हुए देखने को मिलेंगे आमने सामने। तो बेसिकली वहाँ पे शांति बनाने के लिए करना क्या है, दोनों तरफ से सोल्जर्स को पीछे पीछे करना है, सिंपल बात है। तो जब यहाँ पर पीछे कर लेंगे ना, उसी प्रोसेस को बोला जाता है डिसएंगेजमेंट। तो अभी यहाँ पर बॉर्डर पर जो ये विवाद बना हुआ था, उसी बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट किया जा रहा है। और वो रीजन कौन सा है, वो है गोगरा हॉट स्प्रिंग। अब जो गोगरा हॉट स्प्रिंग रीजन है ना, यहाँ पर आप देखोगे जो डिसएंगेजमेंट है वो मंडे तक हो जाएगा, मंडे तक यहाँ पर किया जाना है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो इंडिया और चाइना दोनों ही यहाँ पर अपने जो भी इश्यूज़ हैं LAC पर, उसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे। लेकिन पहले जो डिसएंगेजमेंट है पेट्रोलिंग पॉइंट 15, जो गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला रीजन है, वहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो एरिया है उसको खाली कर दिया जाएगा मंडे तक। फिर उसके बाद में जो बाकी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरा, इसी आर्टिकल के अंदर एक छोटा सा अलग आर्टिकल ऐड कर दिया गया है। वो आर्टिकल क्या है, वो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग होने वाली है ना। तो अगले सप्ताह यहाँ पर SCO का समिट होगा और उस SCO के समिट में बहुत सारे लोग आने वाले हैं और बहुत सारे लोग में 3 लोगों की मेजोरिटी में चर्चा हो रही है। कौन कौन लोग, पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी चर्चा है, दूसरा यहाँ पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट, साथ ही साथ में तीसरा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन।
ये तीनों लोग ही यहाँ पर इस SCO की समिट में हिस्सा लेने वाले हैं, जो कि उज़्बेकिस्तान में होगी। और भी बहुत सारे लोग लीडर्स भी होंगे वहाँ पे, जो कि डिस्कशन चलेगा SCO समिट को लेकर। ठीक है, वो अब समिट होगा तो उसके बाद की बात है। अभी फिलहाल आर्टिकल से इतना ही ध्यान रखना है। कल भी आया था वैसे आर्टिकल, कल मैंने आपको पढ़ाया था, अभी मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको टेक कर लेना, मार्क कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस साल, तो सबसे ज़्यादा। अभी मार्च के महीने में लगभग ये पूरे महीने न्यूज़ में था, फिर ये मतलब बीच बीच में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ प्लीज अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हुआ क्या, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक हमारे पास में एक्ट, एक हमारे पास में कानून है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो इस एक्ट को लेकर इसके अगेंस्ट में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली गई, याचिका जारी करी गई। और वो याचिका किस चीज़ को लेकर है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर बातें हैं ना, वो सही नहीं हैं। इसको एक बार वापस से रिकंसिडर करना चाहिए, इसको वापस से रिव्यू करना चाहिए। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन लंबे समय से डल रही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर किस लिए डल रही हैं, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी को यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो होता यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है, इस मुद्दे को देखा जाएगा। जो 3 जज की बेंच है यहाँ पर इसको देखेगी और 11 अक्टूबर को यहाँ पर इस केस को देखा जाएगा। तो केस को आने वाले टाइम पर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं आखिरकार ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा क्यों, प्लस ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में क्या है, इसको समझते हैं। आपने पता होगा कि अभी से 2-3 महीने पहले ज्ञानवापी जो मस्जिद है उस वाला विवाद उठा था, जिसकी वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अब ये है क्या, देखो इस बात को यहाँ पे समझना। इस पूरे के पूरे स्लाइड में आपको मतलब इन 6-7 लाइनों में आपको ये समझ में आ जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब यहाँ पर यह है, देखो एक समय पहले जब देश आज़ाद हुआ ना, देश की आज़ादी से पहले भी या देश की आज़ादी के बाद भी हम लोगों को बहुत सारे इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे थे मंदिर मस्जिद के इशू वाले। ठीक है ना। जो मंदिर और मस्जिद है उनके बीच में काफ़ी सारा विवाद था। आप देखोगे इनफैक्ट हमारे देश में भी आज के टाइम पर मस्जिदों को लेकर बहुत सारी जगह पर विवाद है। वो पूरा का पूरा मैप आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो मंदिर मस्जिद को लेकर काफ़ी सारा विवाद आपको देखने को मिलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का ये है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। और ये इश्यूज़ लगातार बढ़ रहे थे, देश की आज़ादी के बाद भी लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। तो क्या हुआ, इस चीज़ को रोकने के लिए, इन इश्यूज़ को थामने के लिए एक एक्ट को लेकर आया गया जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब ये कौन सी तारीख को लेकर आया गया था, ये बात नोट डाउन करने वाली है। इसको लाया गया था 1991 में। 1991 में कांग्रेस की जो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, ये बेसिकली इस पूजा स्थल कानून को लेकर आई थी। पूजा स्थल कानून कह लो या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह लो। अब 1991 में ये एक्ट आया तो इसने क्या बोला, इसने बोला ये, अब ध्यान से इस बात को सुनना, इसने क्या बोला, इसने बोला ये कि जब देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, सभी को पता है। तो इस तारीख में जिस भी जगह पर मंदिर था या जिस भी जगह पर मॉस्क मस्जिद था, जिस भी जगह पर कोई भी यहाँ पर और भी अलग जो हमारे जो रिलीजन है उनकी जो एक तरीके से इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको देखने को मिलती हैं, या फिर चर्च था, ठीक है ना, जिस भी जगह पर जैसी भी चीज़ें थीं 15 अगस्त 1947 में वो वैसी ही रहेंगी। ये बात यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर बोल दी गई थी। ठीक है ना, कि 15 अगस्त 1947 पर देश आज़ाद होते समय अगर कहीं पर मंदिर था तो वो अब मंदिर ही रहेगा इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के थ्रू, या वो मस्जिद था तो मस्जिद ही रहेगा, भले ही वो पहले कुछ भी हो, है ना। तो इस प्रकार से बात यहाँ पर इस एक्ट के अंदर में रखी गई। तो एक्ट कब लेकर आया गया था, 1991 में, और इसका क्या काम हुआ मैंने आपको समझाया। लेकिन अब होता क्या है, बहुत सारे लोग इस एक्ट के अगेंस्ट में भी आते हैं। अब वो लोग अगेंस्ट में क्यों आते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ। वैलिडिटी को भी यहाँ पर चैलेंज करने के लिए बात करते हैं कि देखो ये जो एक्ट है ना, ये जो जिस टाइम पीरियड से लागू किया गया है, 15 अगस्त 1947 से लागू किया गया है, ये टाइम पीरियड बहुत गलत है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब इस एक्ट को लेकर आया गया था कि हाँ बोला गया था कि 15 अगस्त 1947 में जो भी जगह पर मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो भी जगह पर मस्जिद है वो अब मस्जिद रहेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। तो उसमें जो बाबरी वाला मस्जिद है उसको एक्सेप्शन में रखा गया था। ठीक है ना, उसको यहाँ पर एक तरीके से अपवाद में रखा गया था। अब यहाँ पर देखो बात ये आती है कि काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट में हैं। अगेंस्ट में इसलिए उनका कहना यह है कि आपने जो टाइम रखा है ना, जो टाइम आपने डिसाइड किया ये बहुत गलत है। आपने बोला 15 अगस्त 1947 से यहाँ पर जो भी मंदिर मस्जिद है वो वैसा रहेगा।
लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि इस टाइम को थोड़ा सा और पीछे करना चाहिए था। मतलब यह है, लोगों का कहना यह है, समय था 1192। 1192 के बाद में यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हज़ारों जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं, उनको डैमेज किया गया, उनको अलग अलग एक तरीके से मॉस्क में कन्वर्ट किया गया। 1992 के 1192 के बाद की बात की जा रही है। तो लोगों का कहना यह है कि आपने जो लागू किया है ना इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, ये 1947 के बाद से लागू किया है, लेकिन असलियत में आपको 1192 से करना चाहिए था, क्योंकि 1192 के बाद यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार के इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं। जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुए थे मोहम्मद गौरी से, तो उसके बाद ही हम लोगों ने देखा पूरी तरह से इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश होता है, ऐसा यहाँ पर एक तरीके से लोगों का कहना है। इसीलिए यहाँ पर जो पिटीशन वगैरह है ये भी काफ़ी सारी चार्ज की गई थी। ठीक है ना? तो इस बात को समझना, यहाँ पे मेंशन किया गया कि इस एक्ट को 15 अगस्त 1947 से लागू ना कर 1192 से लागू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब हम लोग पता लगा पाएंगे, क्योंकि उसके बाद से डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। तो इस चक्कर में इस पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट में यहाँ पर ये पिटीशन फाइल करी गई है। पिटीशन के अंदर बोला गया ये जो कट ऑफ डेट है आपकी, ये कट ऑफ डेट बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? अब क्या होता है, यहाँ पर हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख जो है ये सब यहाँ पर कोर्ट पहुँचते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारी जो भी पूजा स्थल है, वर्शिप वाली जगह है, वो बेसिकली बाद में इन्वेड करी गई है। ठीक है ना? उसको बाद में यहाँ पर इन्वेड किया गया है काफ़ी सारे बारबारिक इन्वेडर्स के थ्रू। रूढ़ीवादी सोच वाले यहाँ पर जो भी आक्रमण हुए वो बाद में हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है ये गलत है, इसको यहाँ पर बदलना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आपको बस खाली इतना ध्यान रखना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। आने वाले टाइम पर ये वापस से न्यूज़ में डेफिनेटली आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बराबर में 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, एक ऊपर है और एक इसके नीचे है। ये दोनों इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातचीत करी गई है। अगर मैं आपको बताऊं तो द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2022, इस अवार्ड को कंडक्ट किया गया। अब इस अवार्ड के अंदर ही यहाँ पर आप कह सकते हो, जब ये पूरा का पूरा इवेंट चल रहा होता है तो हमारी निर्मला सीतारमण जी काफ़ी सारी बातें बोलती हैं। किस चीज़ को लेकर? अब निर्मला सीतारमण कौन है? ये हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली हैं इंडिया की इकोनॉमी को लेकर कि हाँ देखो, इंडिया की इकोनॉमी आज के टाइम पर बुरे स्तर पर है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर रही है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे बोल रहे हैं इंडिया पहले कहाँ था और आज कहाँ पे आ चुका है, तो वो चीज़ें गलत है। तो वो चीज़ यहाँ पर ये बोलती हैं। इनका कहना यह है कि हाँ, हम लोग मानते हैं कि जो इन्फ्लेशन आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, लेकिन दुनिया भर के अंदर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। सभी कंट्रीज़ के अंदर में इकोनॉमी वहाँ पर भी आपको अफेक्टेड देखने को मिलेंगी। कोविड-19 की वजह के से भी यहाँ पर आप देख पाओगे जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वो सारी बातें बोली गई जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बस खाली मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया। मैंने पढ़ लिया था तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। अभी यहाँ पर 2 और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, मेक एंटी टीबी कैंपेन अ मास मूवमेंट, ऐसा हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी बोलती हैं। इनका एक स्टेटमेंट आया, इन्होंने बोला कि देखो, पहली बात उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, एक अभियान को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। अब टीबी मुक्त भारत अभियान है। बेसिकली टीबी है क्या? ये टीबी एक डिजीज़, एक बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस के नाम से आपने यहाँ पर इसके बारे में सुना होगा। तो ये जो टीबी है ना, ये आज के टाइम पर इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। जैसे यहाँ पर इसके बारे में प्रेसिडेंट मेंशन भी करती हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पर ये बोलती हैं कि अगर आप लोग दुनिया भर की पॉपुलेशन देखोगे तो दुनिया भर की पॉपुलेशन की 20% के आसपास की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। 20% से थोड़ी सी कम, बट यहाँ पर इतनी इंडिया की पॉपुलेशन है। लेकिन जब इंडिया के अंदर हम लोग टीबी की बात करते हैं तो दुनिया भर में जो आप लोग देखोगे ना, टीबी की बीमारी में से 25% से ज़्यादा बीमारी आपको भारत में देखने को मिलेगी, जो कि बोला गया ये मैटर ऑफ कंसर्न है। यानी कि चिंता करने वाली बात है कि इंडिया के अंदर जो टीबी के केसेस हैं ट्यूबरक्लोसिस के, वो बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि यहाँ पर भारत ने, आप कह सकते हो कि अपने गोल सेट कर रखे हैं। जैसा आप लोग देख पाओगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लोगों ने सेट कर रखे हैं। जो भी कंट्रीज़ हैं उनके टोटल 17 गोल्स हैं। उन गोल्स को हमें 2030 तक अचीव करना है। उसमें एक सबसे बड़ा गोल यहाँ पर ये भी है कि हम लोग टीबी को इरेडिकेट कर दें, टीबी को कम कर दें, ख़त्म कर दें 2030 तक।
एक गोल ये है। लेकिन इसके अलावा भारत खुद डिसाइड ये करता है कि हम लोग 2030 तक नहीं, हम तो अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 2025 तक हमें टीबी को इरेडिकेट करना है और ज़्यादा कम करना है। उसके लिए यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट ने इस प्रकार से एक अभियान को लॉन्च कर दिया है, नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इतनी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, टीबी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लो, क्योंकि आर्टिकल का बैकग्राउंड भी पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन बनेगा वहाँ से बन सकता है। अब तो यहाँ पर ये अभियान का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं पहले ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे आर्टिकल में प्रेजेंट नहीं है। तो टीबी ये जो बीमारी है ये कैसे होती है, इसके पीछे का कारण है एक बैक्टीरियम जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये बिलोंग करता है माइक्रोबैक्टीरिया के ही फैमिली से। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है इसको समझा। अब देखो ये जो माइकोबैक्टीरिया है ना, ये बहुत सारी बीमारियों को शरीर के अंदर बना देता है, जैसे टीबी हो गया, टीबी के साथ साथ लेप्रोजी हो गया। इस प्रकार की बीमारियां इंसान के अंदर यहाँ पर क्रिएट होती हैं इस बैक्टीरिया की वजह से, जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो टीबी है ना, वो डायरेक्टली कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, लंग्स को। हमारे लंग्स को डायरेक्टली यहाँ पर अफेक्ट करता है ये जो टीबी है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, बट मेजॉरिटी के अंदर जो केसेस आते हैं वो लंग्स वाले केसेस देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो टीबी है कोई नई बीमारी है, बहुत पुराने ज़माने की एक एंशिएंट डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो लगभग इजिप्ट में हुआ करता था 3000 BC के आसपास, मतलब बहुत पुराने की ज़माने की आपको बीमारी देखने को मिलेगी। लेकिन बोला यह जाता है कि ट्रीटेबल है और क्यूरेबल डिजीज़ है, बहुत आराम से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं अगर एक सही कदम उठाया जाए तो। फिर उसके बाद में बात आती है ट्रांसमिशन की, क्या ये बीमारी ट्रांसमिट होती है एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे में? तो हाँ, ये स्प्रेड हो सकती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एयर के माध्यम से। मान लो एक व्यक्ति है यहाँ पर जो कि टीबी से अफेक्टेड है, वो यहाँ पर छींकता है, किसी एनवायरमेंट के अंदर थूकता है, खांसता है, और वो जो जर्म्स है ना वो एयर के अंदर आ जाते हैं, एयर के अंदर वो सस्पेंड हो रहे हैं जर्म्स। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो जो टीबी है ना उसको दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर अपने चपेट में ले सकता है। ये हो गई ट्रांसमिशन की बात। अब बात करें सिम्टम्स यानी लक्षण की, तो जो आपको कॉमन सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे सीने में दर्द होना, शरीर में बहुत कमज़ोरी होना, वज़न का बहुत तेज़ी से घट जाना, उसके बाद बुखार आना, रात में पसीना आना, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस ट्यूबरक्लोसिस के। क्लियर बात है, कुछ यहाँ पे अलग से चीज़ नहीं है, कोई ऐसी भारी चीज़ नहीं है जो कि दिमाग में ना घुसी हो, सिंपल बात है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना कि जो वीडियो के ऊपर लाइक का बटन है उसको दबाओ, उसको प्रेस करो। साथ ही साथ में हम लोगों ने टारगेट रखा है 5K+ टारगेट का, जो कि मतलब 5K+ लाइक का जो टारगेट है, जो कि हम लोग हमेशा रखते हैं। तो आज भी आप लोग को अचीव करवाना है, जैसा आप लोग करवा देते हो। तो एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है यूट्यूब को और साथ ही साथ में इस वीडियो को, जो कि आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर मेरे साथ में अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हो। देन इसके बराबर में एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अब आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है? सेंटर बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस ड्यू टू डोमेस्टिक डिमांड। हमारी केंद्र सरकार जो टूटे हुए चावल होते हैं, टुकड़े वाले जो चावल होते हैं, उसको एक्सपोर्ट किया करती थी, लेकिन अभी उस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि हमारे कंट्री में खुद डोमेस्टिक जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इस ब्रोकन राइस की, इस टूटे हुए चावल की। अब रीज़न क्या है, क्यों डिमांड बढ़ रही है, किस चीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, उसको समझते हैं। हमारी केंद्र सरकार ने ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। और अगर आप लोग देखोगे ना तो इससे हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। साल 2019 का डेटा दिया गया है। साल 2019 में जो ये टूटे हुए चावल हैं, इनका जो एक्सपोर्ट है वो पता है कितने प्रतिशत से बढ़ा था? 4178% से ये इंक्रीज़ हुआ था अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में, जिससे काफ़ी मोटी कमाई भी हुई थी। और इंडिया ने यहाँ पर इन जो टूटे हुए चावल हैं ये किसको एक्सपोर्ट किया था? इसमें चाइना है, सेनेगल है, वियतनाम, जिबूटी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सभी कंट्रीज़ को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। और हम लोगों ने लगभग 21.31 लाख टन के आसपास जो ब्रोकन राइस है इसको भी पिछले 5 महीने के अंदर एक्सपोर्ट किया है। तो मतलब इस टूटे हुए चावल को एक्सपोर्ट करने के मामले में हम एक्सपर्ट हैं, है ना, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन होता क्या है, रिसेंटली हमारी कंट्री के अंदर खुद डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। हमारी कंट्री के अंदर खुद इस साल जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो इतना कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नहीं, है ना। अब यहाँ पर समझते यह हैं कि इस ब्रोकन राइस का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा।
बोला यह जाता है कि इस टूटे हुए चावल का अलग अलग जगह पर उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इससे इथानॉल बनाया जा सकता है। और आपको पता है इथानॉल क्या है? इथानॉल हम इन्हीं चीज़ों से तो बना रहे हैं। अब इथानॉल बनाने के बाद में इसको हम लोग पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं, यानी कि इथानॉल बनाएंगे, उसको पेट्रोल में मिलाएंगे, इससे जो पेट्रोल की खपत है वो कम होगी। यानी पेट्रोल आज के टाइम पर जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली कम लगेगा, क्योंकि उसमें इथानॉल में मिलाया करेंगे। तो ये हमारा टारगेट जो है ना, उसको मतलब यही टारगेट है हमारा कि हम इथानॉल को जो मिलावट कर रहे हैं पेट्रोल के अंदर उसको बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें, और पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करते रहें, क्योंकि पेट्रोल खरीदने में हमारा काफ़ी सारा पैसा चला जाता है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है कि जो चावल का प्रोडक्शन अब की बार वो अपने आप ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक कम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा इस साल, तो ये भी आपको एक कारण देखने को मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, वंदे भारत प्रोडक्शन ये स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर के मंथ में, ऐसा यहाँ पे हमारे रेलवे मिनिस्टर बोलते हैं। अश्वनी वैष्णव जी ने यहाँ पर फ्राइडे में ये बताया है कि देखो जो इंडियन रेलवेज़ है ना, वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है हमारा सेकंड जनरेशन वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। जो वंदे भारत ट्रेन ट्रायल है ना, सेकंड जनरेशन वाली जो ट्रेन है, इसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब इन ट्रेन का जो प्रोडक्शन है, रेगुलर प्रोडक्शन, वो स्टार्ट किया जाएगा अक्टूबर के मंथ से। तो उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अक्टूबर के मंथ से काफ़ी सारी ट्रेन्स बनाई जाएंगी। कोशिश ये की जाएगी कि हम लोग यहाँ पर लगभग 5-6 ट्रेन्स यहाँ पे बनाते रहें और जल्दी जल्दी यहाँ पे हम अपनी इसको स्पीड को बढ़ाते रहें, क्योंकि रीज़न ये है, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर का कहना यह है कि साल 2023 तक, यानी अगले ही साल तक हम लोग को लगभग इस प्रकार से 75 ट्रेन्स को बनाना है, 75 ट्रेन्स चाहिए। और जो नई ट्रेन होंगी ना, इनका जो बेसिकली यहाँ पर जो फीचर है वो ये है कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलेगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन रन कर सकती हैं, और इसको बनाया जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर में, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये वंदे भारत के बारे में आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा डेटा देता हूँ वंदे भारत को लेकर। वंदे भारत ट्रेन है क्या? सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली ये है कि ये इंडिजीनियसली डिज़ाइंड और मैन्युफैक्चरिंग सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन आपको देखने को मिलेगी। मतलब इसको हम लोगों ने खुद अपने देश के अंदर ही डिज़ाइन किया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है, इसकी स्पीड भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेन से, है ना। फिर उसके बाद में जैसे इस प्रकार की ट्रेन हमारे पास में राजधानी वाली ट्रेन आपको देखने को मिलेंगी। राजधानी ट्रेन का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर अब आप देख पाओगे वंदे भारत ट्रेन आ रही है। अब जैसे कि पहला वंदे भारत जो ट्रेन है ये बेसिकली सेकंड जनरेशन है, इससे पहले हम लोग यहाँ पे रन कर चुके हैं वंदे भारत ट्रेन को। जो पहली वंदे भारत ट्रेन है इसको बनाया गया था, मैन्युफैक्चर किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के थ्रू, और अभी जो ये वाली ट्रेन अक्टूबर के अंदर जो इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा वो भी यहीं पर स्टार्ट होने वाला है। फिर मेंशन ही किया जाता है कि देखो ये जो वंदे भारत है ना, ये इंडिया का कुछ इस प्रकार का पहला अटेम्प्ट है जहाँ पे हम लोग ट्रेन के अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को सेटअप करने की बात कर रहे हैं, बाकी सारी नॉर्मल ट्रेन से इसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। ट्रेन काफ़ी फास्टर है, बहुत आराम से मेंटेन कर सकते हैं, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम लगेगी, ये इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और हमने अभी आपको पता होगा फरवरी के मंथ में लगभग 8 या 9 फरवरी को एक आर्टिकल कवर किया था, जहाँ पे अगेन हमारे रेलवे मिनिस्टर का एक ट्वीट था, उन्होंने मेंशन किया था कि लगभग हम लोग इस प्रकार से 400 नई ट्रेन्स को जल्दी ही लेकर आएंगे, जो कि यहाँ पर स्टील से बनाई जाएंगी, ठीक है ना, सॉरी एल्यूमिनियम से बनाई जाएंगी इंस्टेड ऑफ स्टील, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, एल्यूमिनियम से बनाने वाले हैं हम लोग अपनी ट्रेन्स को स्टील के बजाय। तो अभी के टाइम पर स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन अब हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे। आप कहोगे इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यहाँ पर यह होगा कि अगर एल्यूमिनियम बॉडी से ट्रेन बनती है तो इससे लगभग 40 से 80 टन का फ़र्क आएगा। मतलब 40 से 80 टन भारी हो जाएगी? नहीं, भारी नहीं, हल्की हो जाएगी, ठीक है ना। अब स्टील जो है इतना इस्तेमाल होगा तो स्टील थोड़ा भारी आपको देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का देखने को मिलेगा। तो ट्रेन जो है ना वो काफ़ी हल्की आपको देखने को मिलेगी, और ट्रेन जितनी हल्की होगी उतना एनर्जी का कंजम्पशन कम रहेगा, उतनी एनर्जी को कम कंज्यूम करेगी। ट्रेन जितनी भारी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी लेगी वो चलने के लिए। तो बेसिकली इससे यहाँ पर एनर्जी को भी सेव किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब इन ट्रेन्स को सपोज़ यहाँ पर आप एक बात ये देखो कि हम लोग इस वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, क्या फ़ायदा हो सकता है? वो फ़ायदा ट्रेन को लेकर वो तो मैंने आपको समझाया। दूसरा क्या फ़ायदा हो सकता है? इकोनॉमी के ऊपर कोई अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है क्या? देखो हाँ, पड़ सकता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है,
जब हम लोग इतनी सारी ट्रेन्स को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इससे ऑब्वियस सी बात है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रोज़गार बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरा यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि सबसे बड़ी बात होगा ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एक बूस्टअप मिलेगा और इससे हमारे जो ट्रेन की जो एक तरीके से रेलवे का जो फाइनेंस है, रेलवे की जो आय है, उसकी इनकम है, प्लस उसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी क्षमता है, वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। तो ये यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इसका इंपॉर्टेंस भी है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे भी क्लैरिटी मिल चुकी है। अच्छा, एक बात बता दूँ कि जो भी आर्टिकल्स के अंदर मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो नीचे दिखाए ना, वो एडिशनल पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल का बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाती है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। करना क्या है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के साथ साथ एक और ऐप डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। उस ऐप में यहाँ पर इस पीडीएफ को ओपन करना, आपको इस प्रकार से ये सिंबल्स नजर आएंगे। जैसे आप इसको टैप करोगे ये सारी इन्फॉर्मेशंस ओपन हो जाएंगी। इन इन्फॉर्मेशंस को आप अपने पास में नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर इसको एडिट कर कर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। एडिट कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से ओपन करोगे तो ये 3 डॉट्स दिखेंगे, यहाँ से आप लोग एडिट करके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो जहाँ पर भी आप लोग अपने डिजिटल नोट्स बना रहे हो। अगर बना रहे हो तो तब कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अगला एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, कैंपेन टू एक्सपैंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फुटप्रिंट। अब हुआ क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने फ्राइडे में एक अनाउंसमेंट किया है। इन्होंने फ्राइडे में ये बोला कि देखो जो हमारी कंट्री के अंदर ऑलरेडी एक कैंपेन चल रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। बहुत सारी जो वेमेंस हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर में नहीं आती हैं, उनको भी यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा अंडर द दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है ना। तो पहली बात, इस आर्टिकल से आपको ये मिशन पढ़ना है, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये क्या है इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जान लो कि बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक्सपेंड करने के बारे में चर्चा की जा रही है देश में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं, यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बनाए जाते हैं। अब वो ग्रुप्स के अंदर जो भी लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह जानते हैं, यानी कि अपनी मदद कर लेना, कुछ अमाउंट कलेक्ट करना है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पर किसी को ज़रूरत ही तो वो उठा लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो इनको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, इस प्रकार के ग्रुप्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम को लेकर आया गया था जिसका नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्या नाम है, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आओ इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। अच्छा, आप लोगों से आज एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने पीएम श्री स्कीम के बारे में पढ़ाया था, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी स्कीम होती है, फटाफट नीचे कॉमेंट सेक्शन बताओ। तो ये जो स्कीम है इसको यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला गया है। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू जून 2011 में। अब यहाँ पर बोला यह जाता है कि इस स्कीम का काम है कि जो रूरल पॉवर्टी है, गांव के अंदर जो आपको गरीबी देखने को मिलेगी, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और वो कैसे कर सकते हैं, ताकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं लोगों तक बिल्कुल अच्छा फाइनेंस, अच्छा पैसा पहुंचेगा, उनकी आय बढ़ेगी, उनके पास में यहाँ पर एक पैसा आएगा, तो उससे यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो पॉवर्टी है वो काफ़ी हद तक कम होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है अलग अलग लेवल के ऊपर, और कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो 63 लाख के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हुआ करते थे। तो उनको यहाँ पर एक तरीके से बोला गया कि इन ग्रुप्स के अंदर जो भी मेंबर्स, जो भी वेमेन मेंबर्स आपको देखने को मिलती हैं, उनको यहाँ पर लोन दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट अभी प्लान ये कर रही है कि हम लोग इस पर्टिकुलर स्कीम को बढ़ा दें, 10 करोड़ वेमेन तक पहुँचाएँ। अभी यहाँ पर 7 करोड़ वेमेन तक को फ़ायदा पहुँचाया, इसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम लोग सपोर्ट करें, क्योंकि इन ग्रुप्स के पास में कोई भी कोलेटरल वगैरह नहीं होता है। मतलब अगर आप बैंक से लोन लेने भी जाते हो तो आपको एक कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है ना, यानी कि कुछ सामान देना पड़ता है, बैंक के पास में रखना पड़ता है गिरवी, उसके बाद बैंक आपको पैसा देगा। लेकिन यहाँ पर इनके पास में वो भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको एक सपोर्ट चाहिए होता है, तभी यहाँ पर ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। तो इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए आपको ये जो मिशन है DDU करके, दीनदयाल उपाध्याय करके जो मिशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया, सिंपल बात हो गई। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। देखो NCERT ने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सर्वे में ये बोला गया कि देखो कहीं पर हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक बात है, और कहीं कहीं पर आप देख पाओगे अपनी मदर टंग का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जिस एरिया से वो लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर उनकी जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो जो बच्चों की लर्निंग है, स्टूडेंट्स की जो फाउंडेशनल लर्निंग है हिंदी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो उनका बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। रीडिंग में, समझने में, चीज़ों को कॉम्प्रहेंड करने में उनका एक बेकार सा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है। एनसीईआरटी क्या है? ये हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाला एनसीईआरटी देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, बोला गया लगभग 53% के आसपास जो क्लास 3 के जो स्टूडेंट्स हैं ना, 18 राज्यों से, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, 18 राज्यों से क्लास 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 53% जो स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो बेसिकली हिंदी का, जब यहाँ पर बोला गया, सर्वे किया गया ना, तो उस सर्वे में पता चला कि 53% जो बच्चे हैं जो कि हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप देखोगे वो हिंदी का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि हिंदी में जैसे कि कॉम्प्रहेंशन करना या फिर हिंदी में रीड करना, उनकी जो स्किल्स है वो इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। वैसे यहाँ पर बोला जाता है कि अदर, ये तो बात हो गई हिंदी को लेकर। अगर हम लोग बात करें बाकी सारे स्टेट्स की, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला की, तो यहाँ पर सिचुएशन और भी बदतर है कि इन स्टेट्स के अंदर जब सर्वे किया गया तो 59% के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे निकले हैं कि उन्हें खुद की वहाँ की जो भाषा है वो नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल 67% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर असमीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं आराम से असम के अंदर में। केरला के अंदर 56% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मलयालम नहीं बोल पा रहे हैं। गोवा के अंदर 59% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर कोंकणी को सही से प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि हिंदी हो या बाकी सारी स्टेट लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में भी यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर स्किल्स की काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी सारी जो अदर लैंग्वेजेस है ना, उसके अंदर सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब यहाँ पर बताई जा रही है। तो उसको लेकर थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इन चीज़ों की यहाँ पर मतलब स्किल्स की थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, उस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इस प्रकार से यहाँ पर इस सर्वे के अंदर मेंशन किया गया। तो यहाँ पर जो सरकार की निपुण मिशन है, निपुण मिशन क्या है? निपुण मिशन यहाँ पर बोलता है कि जितने भी चिल्ड्रन हैं क्लास 3 के एंड तक उनको फाउंडेशनल स्किल्स देना 2026-27 तक। तो ये जो निपुण मिशन है बेसिकली इसके अंदर हम लोग को और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सर्वे हुआ ये भी क्लास 3 का ही हुआ है, जहाँ पर लोगों को अपनी जो भी भाषा वो लोग प्रेफर करना चाहते हैं उस भाषा के अंदर भी सही से यहाँ पर उनके पास में प्रोफिशिएंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है ना, इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। चलो फिर आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। दिन आज का वर्ल्ड पेज आप देखोगे ना तो आपको पता होगा क्वीन एलिजाबेथ के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ कवर की जा रही है। परसों इनकी डेथ हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। नाउ अब जो किंग चार्ल्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर आपको किंग देखने को मिलेंगे ब्रिटेन के। ठीक है ना, तो क्वीन एलिजाबेथ लंबे समय तक यहाँ पर रानी बनी रहीं। इनके शासन में लगभग 15 प्राइम मिनिस्टर जो हैं ब्रिटेन के बदल चुके हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली लिज ट्रस जो है वो यहाँ पर ब्रिटेन की पीएम बनी हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बदलते रहे। तो 15 प्राइम मिनिस्टर इनके समय तक, इनके शासन के टाइम तक बदले हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है ना, तो क्वीन एलिजाबेथ के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कल बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था, बहुत कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया था। बट आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और पूछ रहे थे कल कि सर ब्रिटेन में ये क्या है, मतलब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर भी है, दूसरी तरफ क्वीन भी है, रानी का शासन भी है, प्राइम मिनिस्टर भी रोल कर रहा है, तो मतलब क्या है? देखो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि मतलब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है, सारी काम कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी चल रहा है, और मोनार्क भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक रानी या राजा का शासन भी देखने को मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पर ये रानी थी, इनकी मृत्यु हुई है, तो उसके बाद यहाँ पर अब जो किंग चार्ल्स हैं वो यहाँ पर राजा बनने वाले हैं। इनकी जो भी यहाँ पर किंग की सेरेमनी होती है वो आज यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये आप लोग को ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आगे चलते हैं। नाउ एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, वर्चुअल बायर सेलर मीट ऑन नेचुरल रबर प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो रबर बोर्ड जो है ना, रबर बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ध्यान रखना, नहीं पता है तो आगे मैं आपको बताऊंगा। रबर बोर्ड ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया है एक वर्चुअल बायर सेलर मीटिंग, यानी कि एक तरफ खरीदने वाले बेचने वाले उनकी एक वर्चुअल मीटिंग रख दी गई ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ में डिस्कशन कर सकें और जो रबर की प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम लोग बढ़ा सकें। तो ये जो मीटिंग रखी गई है ये वर्चुअल मीटिंग है, यानी कि ऑनलाइन होगी एक पोर्टल पर, और ये मीटिंग होने वाली है 16 सितंबर को। ठीक है ना,
बाकी यहाँ पे बोला गया इसकी मीटिंग के और भी एडिशंस करे जाएंगे, जैसे एक और मीटिंग यहाँ पर अक्टूबर के टाइम पर होगी, जहाँ पर फोकस ये है कि हम लोग जो खासकर रबर प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर सकें, रबर के मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर बढ़ा सकें, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। रबर के पोटेंशियल को हम लोग जान सकें और जो बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, वापस में कॉन्टैक्ट करेंगे तो काफ़ी सारी और भी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है ना, अलग अलग जो कैटेगरी के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, वो सब मीट कर सकते हैं इन बायर से और अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं, ट्रेड टर्म्स को शेयर कर सकते हैं। उसके बेसिस पर बेसिकली कहने का पर्पज़ है हम लोग अपने रबर सेक्टर को ग्रो कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ के माध्यम से एक पोर्टल पर एक मीटिंग करवा कर हम लोग इस चीज़ को ग्रो कर रहे हैं। तो ये बात की जाती है रबर की। अब रबर के रेस्पॉन्स में, ये तो आपने करंट अफेयर पढ़ा, आर्टिकल के अंदर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाए, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो कि पूछा जा सकता है। वो क्या क्या है अब उसको कवर करते हैं। तो स्क्रीन पर नीचे देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती चलेगी। जब हम लोग बात करते हैं नेचुरल रबर की, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 से जीएस पेपर नंबर 3 से भी रिलेट कर पाओगे। जो रबर है, रबर बनता कैसे है? पेड़ से हम लोग लेटेक्स निकालते हैं। ठीक है ना, पेड़ से क्या लिया जाता है? लेटेक्स, और उस लेटेक्स को हम लोग बोलते हैं हेविया ब्रासिलियंसिस। तो इसी लेटेक्स से यहाँ पे रबर को बनाया जाता है। रबर बेसिकली यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोग यहाँ पर इसका किया जाता है। आज के टाइम पर तो बहुत सारी जगह पर, डिफेंस के अंदर भी, हर जगह पर आपको रबर का उपयोग देखने को मिल जाता है। बहुत सारी जगह पर रबर का यूज़ देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अब रबर एक ऐसी क्रॉप है जो कि बेसिकली लगाई जाती है इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं यहाँ पर, इसको हम लोग इक्वेटोरियल क्रॉप भी बोलते हैं। अब कंडीशंस क्या चाहिए? जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए, 200 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल चाहिए, कुछ इस प्रकार की चीज़ें चाहिए। कौन सी मिट्टी में रबर ग्रो करती है? तो जो रिच वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल है उसके अंदर रबर का प्रोडक्शन सबसे अच्छी तरीके से हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अगर हम लोग इंडियन सिनेरियो में बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें रबर की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो ब्रिटिश हैं उन्होंने यहाँ पर जो पहला रबर का प्लांटेशन है उसको एस्टेब्लिश किया था इंडिया के अंदर 1902 में। तो भारत में रबर का प्लांटेशन पहली बार लगाया गया था 1902 में ब्रिटिश के थ्रू, ऐसा यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। केरला की जो पेरियार रिवर है इसी के किनारे यहाँ पर इसको लगाया गया था। इंडिया आज के टाइम पर छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है इस रबर का, नेचुरल रबर का, पूरे दुनिया भर में। और हम लोग काफ़ी सारा प्रोडक्शन भी करते हैं। इनफैक्ट आप 2017-18 का प्रोडक्शन देखोगे ना तो लगभग 6,94,000 टन के आसपास का देखने को मिलेगा। और हम लोग यहाँ पे कंट्री के अंदर हमारे बहुत सारे स्टेट्स जहाँ पर रबर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और उसमें बात करें जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे आता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, ध्यान रखना। बाकी सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स चलाए हैं इस रबर को ग्रो करने के लिए, जैसे रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम एंड रबर ग्रुप प्लांटिंग स्कीम को चलाया गया था। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जो कि सरकार के इनिशिएटिव्स हैं रबर सेक्टर के लिए। बाकी एक और यहाँ पर कदम उठाया गया, वो ये है कि रबर सेक्टर, कॉफ़ी सेक्टर और टी सेक्टर, या कार्डमम या पाम ऑयल या ऑलिव ऑयल, ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 100% कर रखा है कि 100% बाहर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, एफडीआई आ सकता है इन सारे सेक्टर्स में। तो इसमें रबर भी इंक्लूडेड आपको देखने को मिलेगा। अब हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो बात करी है, अब बात करेंगे दुनिया भर में रबर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो उसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना और साथ ही साथ में इंडिया भी आता है। बाकी कंज्यूमर्स की बात करें, सबसे ज़्यादा यूज़ कौन कौन करता है, तो इसमें चाइना, इंडिया, यूएसए, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया भी यहाँ पर इस्तेमाल करता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब भी हम लोग रबर की बात करते हैं तो यहाँ पे रबर से ही रिलेटेड एक एक्ट आता है जिसका नाम है रबर एक्ट 1947। अब रबर बोर्ड ना, एक बोर्ड बनाया गया है जो कि रबर सेक्टर का ध्यान रखता है, मतलब इसको मॉनिटर करने का काम करता है। जैसे टी, जो हमारा चाय की पत्ती का सेक्टर, उसके लिए टी बोर्ड बनाया गया है जिसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। वैसे यहाँ पर रबर बोर्ड की अगर हम लोग बात करें, रबर बोर्ड भी एक स्टैचुरी बोर्ड है जिसको हमारी सरकार ने बनाया है रबर एक्ट 1947 के तहत। इस एक्ट के अंदर में बनाया गया, तो एक्ट के माध्यम से जब भी बॉडी बनाते हैं तो वो एक स्टैचुरी बॉडी कहलाती है, जैसा आप लोगों को पहले ही बता रखा है। बाकी यहाँ पर रबर का हेड ऑफिस कहाँ पर है, केरला कोट्टयम के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सवाल पूछा गया था अब की बार के प्रीलिम्स में कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है ना। बाकी इस बोर्ड का फंक्शन क्या है, मैंने आपको बता दिया। इस बोर्ड का फंक्शन है पूरे रबर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एडिटोरियल डिस्कशन को, लेकिन एडिटोरियल पर आने से पहले हमेशा की तरह आज का हम लोग मेंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज का मेंस का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लोग कह सकते हो यूपीएससी का। अभी मैं 1-2 दिन से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग अटैम्प्ट भी करते हैं अच्छे से कि हाँ यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये भी प्रीवियस ईयर है, इसके अंदर बस खाली एक छोटा सा एडिशन मैंने कर दिया है। क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। जो क्लाइमेट चेंज है वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम हो या किसी और पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉब्लम हो, सभी की, पूरे दुनिया भर में एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, इसको लेकर आपको समझाना है, साथ ही साथ में डिस्कस करना है सॉल्यूशंस, क्या उपाय हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पर उठाए हैं इस पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है बहुत अच्छे से, एक प्रिसाइज कंसाइज वे में आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और वहाँ पे जाके सर्च करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे आपको वो मेंस वाला चैनल मिलेगा। 30,000 के आसपास वहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हो और वहाँ पे अपने आंसर्स को लिख सकते हो। और आंसर्स को लिखने के बाद में, सबमिट करने के बाद में एक छोटा सा काम और करना है, वो ये है कि एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना है। एटलीस्ट आप लोग अगर 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो आपको भी हेल्प होगी, सामने वाले को भी हेल्प होगी। आपको हेल्प इस प्रकार से होगी कि आप कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट कर पाओगे जो कि आपको अपने नोट्स को बनाने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ में दूसरे व्यक्ति की जो भी मिस्टेक्स हैं वो सब यहाँ पे आप बता पाओगे जब उसका एनालिसिस कर रहे होंगे। तो अगर मिस्टेक्स होती हैं तो, और कोशिश करना उसको डीमोटिवेट मत करो, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे मैं मैसेज देख लेता हूँ ये सारा गलत है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। आप क्या क्या चीज़ें गलत हैं यहाँ पर, उस चीज़ को एक तरीके से उस व्यक्ति को, सामने वाले को आप उसको मिस्टेक बताओ, मिस्टेक के साथ साथ उसको एंकरेज भी करो, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है ना, हमेशा ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अगर मिस्टेक है तो वो चीज़ों को बताने के साथ साथ उसको एंकरेज करो, कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक बात है। चलो फिर उसके बाद में चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर। तो आज बेसिकली सैटरडे है, सैटरडे में ऑलरेडी एडिटोरियल्स आते हैं बहुत ज़्यादा कम। आज एक लंबा चौड़ा सा आर्टिकल आया हुआ है, इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने रिसेंटली देखा बेंगलुरु के अंदर जो बाढ़ है वो आई और उसकी वजह से बहुत सारे एरियाज़ डूबते हुए नजर आए। आपने काफ़ी सारी वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, कार बह रही है, ये बह रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हुई है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर ऑथर ने लिखा है। ऑथर कौन है? TR रघुनंदन यहाँ पर इनका नाम है, इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है क्या कारण है जिसकी वजह से बेंगलुरु डूबता हुआ नज़र आया, क्या रीज़न आपको देखने को मिलेंगे। चलो अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे राइटर सबसे पहली बात ये बोलते हैं कि 2 सप्ताह से लगातार बारिश हुई। 2 सप्ताह बाद यहाँ पर बारिश थोड़ी सी रुकी तो थोड़ा सा मुझे हल्का महसूस हुआ। ये भी वहाँ पर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैठकर उन्होंने सिचुएशन देखी है। अब ये बोलते हैं कि जब मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ ना तो वहाँ पे वीडियोस की बाढ़ आई पड़ी है। बाढ़ किस बात की आई पड़ी है कि बेंगलुरु के अंदर जो बाढ़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मतलब वायरल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर व्हीकल्स बह रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें है ना। वाटर आपको बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर देखने को मिलेगा, ट्रैक्टर्स बेकार पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होती हुई नज़र आई है, ऐसा राइटर ने बोला। फिर राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो आज के टाइम पर जो रूलिंग पार्टी है ना, वहाँ पर नाम किसी चीज़ का नहीं लिया है, लेकिन इन्होंने मेंशन किया कि सबसे बड़ी बात जो रूलिंग पार्टी है वो भी इरिटेबल देखने को मिल रही है। प्लस जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, इससे पहले वाली जो सरकार थी, वो यहाँ पर क्या करती थी, वो तो यहाँ पर सिटीजन्स को ब्लेम करने लगती थी कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिला है। और रूलिंग पार्टी के थ्रू भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी ऐसा खासा किया नहीं गया है। ठीक है ना। रूलिंग पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर कुछ बैड नेम से बेंगलुरु को बुला रहे हैं। जब वो बेंगलुरु के अंदर फ्लड रिलेटेड फ़ोटोज़ यहाँ पर देखी तो बेंगलुरु को कुछ गलत नाम से यहाँ पर बोला गया, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। बेंगलुरु को एक गलत नाम दिया गया। फिर यहाँ पर राइटर ने बोला कि देखो ज़रूरत क्या है ना और प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि जो ये हमने देखा बाढ़ आई है, इसके पीछे का रीज़न है एक सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसके ऊपर आपको आंसर भी लिखना है ना। तो इसकी चक्कर में क्या हो रहा है कि जो सिचुएशन है वो इतनी ख़राब हो रही है कि लोगों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग होना, लगातार गर्मी बढ़ना,
वो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और उसी चक्कर में क्या हो रहा है, जो हमारे वेटलैंड्स है वो बर्बाद हो रहे हैं। हमने देखा है कि लगातार फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ग्रीनरीज यहाँ पे लगातार कम हो रही हैं, लैंड्स का कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब कि जो डेवलपमेंट है, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सारा बनाया जा रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कंक्रीट क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, खूब एब्जॉर्ब करेगा, दबा कर एब्जॉर्ब करेगा, और वो हीट वहाँ पे रिलीज़ कहीं होगी नहीं, तो उससे और ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। फिर उससे यहाँ पे बारिश हो रही है, फिर वो बारिश इतने लंबे समय तक हो रही है कि इस प्रकार से सिचुएशन बाढ़ वाली आ रही है। तो कहने का मतलब है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टली। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। फिर यहाँ पर राइटर ने बोला कि इसमें करें क्या, मतलब जो लोग हैं, आम लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, वो क्या करें, किससे क्या कहें, कहाँ से कैसे शुरुआत करें। जो प्रॉब्लम लोग जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम सफ़र करें, जैसा आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर बोला गया, देखो बेंगलुरु की अगर हम लोग बात करें, लगातार एक्सपैंड हो रहा है, लगातार बेंगलुरु बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जाने का मतलब है वहाँ पर आप देखोगे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है। सारे विलेजेस अपने में वो स्वैलो करता चले जा रहा है, मतलब कि सारे गांव वहाँ पे निकलता चले जा रहा है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। और जो अलग अलग बॉडीज़ आपको देखने को मिलेंगे, इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे, वो कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है ना। आपको अलग अलग कॉरपोरेशंस देखने को मिलेंगे, वो सब यहाँ पर सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। इस प्रकार से डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। और ये एक मतलब एक होती है लिमिट, और वो जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। राइटर बोलते हैं कि देखो, जो आज के टाइम पर एक तरीके से बिल्डिंग अपार्टमेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं, ये सारी चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हम लोग अगर नेचर के साथ में ऐसा खेलेंगे ना, तो वो अपने रिस्पॉन्स में हम लोग के साथ में ऐसा ज़रूर से करेगा। फिर यहाँ पर बोला गया कि जैसा डेवलपमेंट हो रहा है, उसी चक्कर में यहाँ पर बारिश, और जिस प्रकार से यहाँ पे गर्मी बढ़ी है, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, क्लाइमेट चेंज किसी को नहीं बख्शता है। बाकी यहाँ पर फिर इनका कहना है कि देखो, बहुत सारे शहर आपको यूरोप में भी देखने को मिलेंगे, यूएस में भी देखने को मिलेंगे। वहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर जो एनवायरनमेंट है आज के टाइम पर, वो स्टेबल रहा, क्योंकि पहले के टाइम पे वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब करा उन्होंने भी। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बस खाली कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। रीज़न क्या है कि इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना है, एक तरीके से ग्रोथ बढ़ानी है, उसके लिए ढेर सारा कंस्ट्रक्शन किया गया। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह क्या एस्टेब्लिश करे गए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर यूरोप की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन बहुत सारा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला यह जाता है कि वो लोग भी आपको सफ़र करते हुए देखने को मिलेंगे, हम लोग भी यहाँ पर सफ़र करते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन वो लोग चीज़ों से स्टेबल हो गए, सीख गए इन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर हमारे कंट्री में अभी भी जो ये एक तरीके से कंस्ट्रक्शन है ना, ये एक अल्टीमेट लेवल को क्रॉस कर चुका है। मतलब कहने का पर्पज़ ये है राइटर का कि कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी किया जा रहा है। वो चीज़ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे समझ में आता है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे किस बात की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो यूज़ है वो क्यों कर रहे हो। फिर यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप लोग देखोगे ना, सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, एनवायरनमेंट के प्रति कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। उसको अगर ब्रेक करोगे तो फिर डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और आज के टाइम पर यूरोप के अंदर जो भी कुछ हुआ और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब बाहरी कंट्रीज़ में और हमारे बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, उस डिफरेंस को यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि वो लोग आज के टाइम पर एनवायरनमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ आ चुके हैं। अगर डिस्ट्रॉय कर भी रहे हैं तो उस चीज़ का यहाँ पर एक तरीके से भरपाई कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे कंट्री में जो डिस्ट्रॉय डिजास्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु कंसिस्टेंटली यहाँ पर आप देखोगे लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाता हुआ नज़र आएगा। हालांकि बेंगलुरु के अंदर हमने देखा कुछ अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बातें क्या देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी अच्छी तरीके से चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। अच्छी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी का कैसा उपयोग किया जाए, सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कूड़ा करकट है उसको यहाँ पर आपस में मतलब डिवाइड कर जा रहा है, क्योंकि कुछ होता है गीला कूड़ा वेट, कुछ होता है ड्राई, दोनों को मिक्स करना थोड़ा सा और जहरीला बन जाता है, तो उसको अलग किया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से सारे काम हो रहे हैं। लेकिन चलो एक तरफ अच्छा काम कर रहे हो, दूसरी तरफ यहाँ पर इसी का जो ये आप लोग स्टेप उठा रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं किसी काम का नहीं रहेगा अगर आप एनवायरनमेंट को नहीं बचा पाए या फिर पोल्यूशन लगातार बढ़ता रहा। तो ये जो भी काम करो, अच्छे काम करो, ये गुड इनफ नहीं है जब तक आप यहाँ पर एनवायरनमेंट के कुछ लॉज फॉलो नहीं करोगे तो, जो कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है।
और ये जो कमी है ना, ये आने वाले टाइम पर फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आ सकती है, जो कि हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। अभी चीज़ें थोड़ी सी कम लेवल पर हो रही हैं, इससे सीख लेना चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम पर ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी। जब हाथ से निकल जाएंगी तो हम हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। अभी हैंडल हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, जो बेंगलुरु के अंदर आपको अलग अलग बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। डेवलपमेंटल अथॉरिटी बॉडी हो गया, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, अलग अलग प्लानिंग अथॉरिटीज़ हो गई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड हो गया। इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये सब बिना कोऑर्डिनेशन के काम कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन बने इनके बीच में तो सही से काम किया जाए। ऑथर मेंशन करते हैं कि हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या हमें रिफॉर्म्स करने चाहिए इस चीज़ को सुलझाने के लिए। उन रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया। सबसे पहला रिफॉर्म यहाँ पर क्या है कि जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने जो अलग अलग पुरानी बॉडीज़ बेंगलुरु के अंदर बना रखी है ना, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें कुछ नई बॉडीज से। ठीक है ना, कुछ एक नई बॉडीज़ लेकर आओ। आप लोग यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग प्लानिंग अथॉरिटीज़ आपने बना रखी हैं, डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कमिटी बॉडीज़ को बना रखा है। तो इतनी सारी बॉडीज़ जो बनी हुई हैं उसको कम करना है, और साथ ही साथ में इन बॉडीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन को बैठाना। कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि चीज़ों को ये आपस में मिलकर समझें और उसके हिसाब से करें। ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम लोग को करना क्या होगा, करना ये होगा कि अगर आप एक तरफ डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो दूसरी तरफ इस बात का ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इसकी भरपाई करनी है। तो एक तरफ डेवलपमेंट हुआ तो दूसरी तरफ वी मस्ट प्लांटिंग ट्रीज़, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। हम लोग को प्रिजर्व करना होगा, प्रोटेक्शन देना होगा। हमारे जो एग्जिस्टिंग ग्रीन कवर है, जो हमारे पास में जंगल है या जो भी है ग्रीन कवर आपको देखने को मिलेगा, उसको प्रोटेक्शन देनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे पूरे शहर के अंदर, शहर के आसपास। कोशिश करना होगा कि आप एरिया को डी कॉन्क्रेटाइज करो, मतलब कंक्रीट का इस्तेमाल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम से कम करो। जहाँ पर उपयोग हो वहाँ पर सही है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तो नहीं करना चाहिए ना। ऑथर का कहना यह है कि अभी देखो करेंट टाइम पर क्या है ना, प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब यह है कि एक डिसीजन लिया जा रहा है कि एक एक्सपेंसिव मेट्रो बनाया जाएगा। एक्सपेंसिव पूरा का पूरा मेट्रो चलाया जाएगा, एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, एक अल्टीमेट लेवल का। अब उसको बनाने के लिए खर्चा भी लगेगा, प्लस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो बहुत पोल्यूशन भी होगा, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। इससे अच्छा यह है कि अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास में है उसको इम्प्रूव ना कर लो, उस चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर लो, हर लोग अफोर्ड भी कर पाएगा। उस लग्जरी और एक्सपेंसिव मेट्रो को बनाने से अच्छा आप उसी को यहाँ पर जो आपके बाकी सारे बसेस हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेसेस हैं उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, अच्छा बेहतर बना सकते हो और सस्ते में बेहतर बना सकते हो, जो कि लोगों को और ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो इस प्रकार से पोल्यूशन भी रुक जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भी रुक जाएगी, फ्लड को भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे फ्लड वगैरह आ रही है वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग रोक सकते हैं अगर चाहें तो इस प्रकार से हम लोग को कुछ जो एफर्ट्स हैं वो लगाने होंगे, इस प्रकार से जो स्टेप्स हैं वो उठाने होंगे, ये यहाँ पर बोला गया। वरना आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारे लिए एक डिज़ास्ट्रस फ्यूचर देखने को मिलेगा। फिर राइटर मेंशन करते हैं गुड पॉलिटिक्स के बारे में। अब गुड पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? फाइनली यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि जो लोग हैं ना, अब लोगों को चीज़ों को समझना होगा। जो लोग बैठे हैं वोट देकर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठा रहे हैं, उनको यहाँ पर समझना होगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यही कहीं ना कहीं इन्होंने लंबे समय से, दशकों से बेंगलुरु को एक्सप्लॉइट किया है। बेंगलुरु जो आज के टाइम पर एक्सप्लॉइट हुआ है इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से हुआ है, ऐसा इनका कहना है। बहुत करप्शन हुआ है ना, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत हुआ। मतलब पोल्यूशन होता रहा, अगर कोई स्टेप उठाया जा रहा है तो यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, पैसे दे दे के काम हो गया, बहुत कुछ यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फिर ऑथर ये बोलते हैं कि देखो ये जो चॉइस है ना आपकी, वो बैड पॉलिटिक्स की वजह से, बैड पॉलिटिक्स की बजाय आपको गुड पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि आप देखो उस व्यक्ति को जो कि आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर बात करता हो, आपके डेवलपमेंट को लेकर बात करता हो। तो ऑथर ये बोलते हैं कि हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए क्या, कि अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे वोट देना करप्शन वाले लोगों को तो चीज़ें बेकार होती रहेंगी। लेकिन अगर हम लोग वोटिंग देना स्टार्ट करेंगे ऐसे व्यक्ति को जो कि हमारे एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर बात करे, तो डेफिनेटली आगे चीज़ें इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। तो बेसिकली यहाँ पर वोट सिलेक्शन भी एक रेलिवेंट माना जाता है, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं।
इस चक्कर में उन्होंने एक हेडिंग भी दिया कि सिटीजन्स जो भी लोग हैं उनको ज़रूरत है कि वो ऐसे पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स को बैक करें, उनको सपोर्ट करें जो डेवलपमेंट लेकर आए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर भी काम करे, जो सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस ना करे, ठीक है ना, जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस ना करे, वो बेसिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लेकर क्या क्या यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। तो एक लौता आर्टिकल था, काफ़ी लेंदी था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोग यहाँ पर सीख सकते हो। बाकी आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि सैटरडे है, और आप मतलब इत्तेफाक देखोगे कि जो अगला पेज आया है सैटरडे में ग्राउंड जीरो आता है ना, और ग्राउंड जीरो हमारे लिए काम का नहीं होता। आप देखोगे पूरा एक ही पर्टिकुलर पेज आया है। तो जो हमने एडिटोरियल कवर किया है उसी टॉपिक पर ये भी है कि जब IT कैपिटल क्या हुआ, यहाँ पर डूबने लगा पानी के अंदर, यानी कि बेंगलुरु जब डूबने लगा, बेंगलुरु के अंदर फ्लड आने लगा, ठीक है ना। तो वही बेसिकली यहाँ पर भी सेम चीज़ें बताई गई हैं। तो मतलब आज आपने यहाँ पे एक तीर से दो निशाने मार दिए हैं, मतलब सेम ही आर्टिकल है। उसके बाद में अब फटाफट हम लोग अपने वोकैब्स को देखते हैं, आज की वोकैबलरीज क्या हैं, फिर उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। सबसे पहला वोकैब आता है बंगल्ड। बंगल्ड मतलब है डन वेरी बैडली और विदाउट सक्सेस, यानी कि विफल हो जाना, अनसक्सेसफुल। दूसरा यहाँ पर स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब लैक ऑफ एक्टिविटी या लैक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ ना होना, डेवलपमेंट ना होना, या फिर स्थिरता, एक जगह पर रुक जाना, मतलब रुके रहना। फिर उसके बाद वेरीनेस आपको देखने को मिलेगा। वेरीनेस मतलब केयरफुल, सावधानी आप कह सकते हो हिंदी में। फिर आता है आउटसेट। आउटसेट मतलब यहाँ पर हो सकता है स्टार्ट, यानी प्रारंभ या फिर शुरू करना। देन लास्ट वो क्या आएगा स्क्वैबल। स्क्वैबल मतलब एन आर्गूमेंट, एक आर्गूमेंट करना किसी चीज़ के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो दो व्यक्ति के बीच में आर्गूमेंट होना, या हिंदी में बोले तो तकरार इसको बोला जा सकता है। तो ये आज की 5 इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो कि आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो। बाकी हम लोगों ने ऑलरेडी सभी चीज़ें कवर कर ली हैं। सारा का सारा हम लोगों ने जो है न्यूज़पेपर एनालिसिस को कर लिया है, और जो भी इश्यूज़ हैं उसके सारे के सारे जो नोट्स है वो कैसे आप ले सकते हो वही मैंने आपको लेक्चर के बीच में बता दिया है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग करते हैं अपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को सॉल्व। 2017 का क्वेश्चन था कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का ऑब्जेक्टिव आपको क्या देखने को मिलेगा। ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, फिर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, 1 और 2 ओनली। मतलब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स वो महिलाएं हैं जो कि उस स्टेज पर है जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उनके लिए क्या करना, कुपोषण को लेकर एक जागरूकता को फैलाना। दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का काम है कि जो भी आज के टाइम पर यंग चिल्ड्रन हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं या वेमेन हैं, उनके अंदर जो एनीमिया देखने को मिलता है, एनीमिया मतलब यानी ब्लड कम होना, बॉडी के अंदर आयरन की कमी होना, तो उस चीज़ को यहाँ पर कम करने का भी फोकस है, कम करने का भी ऑब्जेक्टिव है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का। तो 1 और 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्लियर हो गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो फिर अब उसके बाद में हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।